सुबह 8:10 पे मुंबई से एक चार्टर विमान उड़ान भरता है। इस विमान में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार जो इसी प्लेन में सवार थे। करीब 36 मिनट बाद जब विमान बारामती एयर स्ट्रिप पर उतरने ही वाला था तभी रनवे के पास एक बहुत बड़ा हादसा हो जाता है। विमान क्रैश हो जाती है, आग लग जाती है और कुछ ही पलों में एक सामान्य चुनावी यात्रा एक बहुत बड़ी घटना में बदल जाती है। यह है 28 जनवरी 2026 की वह दुखद घटना जिसने पूरे महाराष्ट्र ही नहीं पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजित पवार की उस दुखद घटना की जिसमें 28 जनवरी 2026 को बारामती में हुए एक विमान हादसे में उनकी मौत हो गई। यह कोई सामान्य दुर्घटना नहीं थी, यह उस नेता का मौत था जिन्हें महाराष्ट्र में लोग प्यार से अजित दादा कहते थे। इस वीडियो में हम पूरी घटना को सरल भाषा में समझेंगे ताकि हर व्यक्ति यह जान सके आखिर उस दिन हुआ क्या था, कैसे हुआ और किन वजह से यह हादसा हुआ। इस वीडियो में दी गई जानकारी सिविल एविएशन मंत्रालय DGCA ATCA रिकॉर्ड और प्रमुख न्यूज रिपोर्ट पे आधारित है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि अजित पवार कौन थे। अजित पवार महाराष्ट्र डिप्टी सीएम, उम्र करीब 66 साल। महाराष्ट्र की राजनीति का ऐसा नाम थे जिसे हर कोई जानता और पहचानता था। वह नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी NCP के सीनियर नेता थे और महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर के रूप में राज्य की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। बारामती सिर्फ उनका क्षेत्र नहीं था, वह उनका घर था, उनकी पहचान थी और उनकी राजनीति की सबसे मजबूत नींव भी। लोग उन्हें प्यार और भरोसे से अजित दादा कहकर बुलाते थे। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में फाइनेंस जैसे बड़े डिपार्टमेंट भी संभाल चुके थे। 28 जनवरी 2026 को वह मुंबई से बारामती जा रहे थे, जहां उन्हें जिला परिषद चुनाव के लिए स्थानीय जनसभाओं में लोगों से मिलना था। यह उनके लिए बिल्कुल एक सामान्य रोज की तरह चार्टर फ्लाइट थी। किसी को यह अंदाजा नहीं था कि यह सफर उनकी जिंदगी के आखिरी सफर बन जाएगी। जिस विमान से यह यात्रा की जा रही थी वह कोई बड़ा पैसेंजर प्लेन नहीं था बल्कि एक छोटा चार्टर प्राइवेट जेट। इस विमान का नाम था बॉम्बार्डियर लियर Z-45XR और उसका रजिस्ट्रेशन नंबर TBSS था। इस तरह के विमान आमतौर पर VIP यात्राओं, सरकारी कामों और जरूरी कामों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये विमान तेज होते हैं और छोटे एयर स्ट्रिप पर भी उतर सकती है। यह विमान दिल्ली की एक चार्टर कंपनी VSR एविएशन का था। यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है कि इसी कंपनी का एक और लियर जेट साल 2023 में मुंबई में क्रैश लैंड हुआ था, लेकिन उस हादसे में सभी लोग सुरक्षित बच गए थे। लेकिन हर बार किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती है। अब बात करते हैं उन लोगों की जो इस विमान में सवार थे। इस विमान में कुल 5 लोग मौजूद थे। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम जो एक चुनावी दौरे पर अपने ही क्षेत्र बारामती जा रहे थे। उनके साथ था उनका पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर जिनकी जिम्मेदारी हर पल उसकी सुरक्षा करना था, पायलट जिन्हें उड़ान का लंबा अनुभव था और को पायलट। यह सभी लोग एक सामान्य और सुरक्षित यात्रा पर निकले थे। किसी को यह अंदाजा नहीं था कि यह उड़ान उनकी जिंदगी की आखिरी उड़ान बन जाएगी। दुर्भाग्य से जब विमान हादसे का शिकार हुआ तो आग और टक्कर इतनी भीषण थी कि कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं बच पाया। यह सिर्फ एक विमान हादसा नहीं था बल्कि 5 परिवारों की दुनिया एक साथ उजड़ जाने की कहानी थी। अब हम आते हैं इस हादसे के सबसे अहम हिस्से पर, यानी उस समय पर जब सब कुछ सामान्य था और फिर अचानक सब कुछ बिगड़ गया। यह पूरी जानकारी ATC रिकॉर्ड्स और सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के आधिकारिक बयानों पर आधारित है। सुबह ठीक 8:10 पर विमान ने मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरी। मुंबई से बारामती की दूरी लगभग 254 से 56 किलोमीटर है। इस दूरी को ऐसा छोटा जेट आमतौर पर 35 से 45 मिनट में तय कर लेता है। इस समय तक मौसम सामान्य था, विमान में कोई दिक्कत नहीं दिखी, पायलट को कोई चेतावनी नहीं मिली, सब कुछ बिल्कुल रूटीन चल रहा था। टेक ऑफ के कुछ मिनट बाद करीब 8:13 से 8:18 के बीच विमान का बारामती एयरफील्ड से पहला संपर्क होता है। अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी है। बारामती कोई बड़ा एयरपोर्ट नहीं है, यहाँ प्रॉपर ATC टावर सिस्टम नहीं है। इसे अनकंट्रोल्ड एयरफील्ड कहा जाता है। मतलब यह है कि पायलट को ज्यादातर फैसले खुद लेने पड़ते हैं और आंख से देखकर लैंडिंग करनी होती है, यानी पायलट की जिम्मेदारी यहाँ और बढ़ जाती है। इस समय विमान बारामती से करीब 30 नॉटिकल माइल्स यानी लगभग 55 किलोमीटर दूर था। अब तक विमान पुणे ATC के कंट्रोल में था। 8:18 के बाद पुणे ATC विमान को रिलीज कर देता है और पायलट को कहता है कि आप विजुअल लैंडिंग करें। विजुअल लैंडिंग का मतलब पायलट अपनी आंखों से रनवे देखेगा और उसी के आधार पर नीचे उतरेगा। इस समय विजिबिलिटी लगभग 3000 से 3500 मीटर थी, यानी बहुत साफ नहीं थी लेकिन इतनी भी खराब नहीं थी कि उड़ान रोकी जाए। कोई घना कोहरा नहीं था। अब प्लेन रनवे 11 की तरफ नीचे आना शुरू करता है। यह वह समय होता है जब प्लेन बहुत नीचे होता है, स्पीड कम की जाती है और पायलट पूरी तरफ लैंडिंग पर ध्यान देता है। लेकिन इसी दौरान पायलट ATC को बताता है रनवे दिखाई नहीं दे रहा। इसका मतलब यह नहीं कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, मतलब यह था कि जमीन तो दिख रही थी लेकिन रनवे साफ साफ नहीं दिख रहा था। साफ लाइन पायलट को कंफर्म नहीं दिखी। ऐसे हालत में लैंडिंग करना बहुत खतरनाक हो सकता था, इसलिए पायलट एक सही और सुरक्षित फैसला लेता है। वह पहली लैंडिंग कोशिश को रद्द करता है।
विमान को फिर से ऊपर लेता है और एक चक्कर लगाता है। इसे कहा जाता है गो अराउंड। यह कोई गलती नहीं होती, यह सुरक्षा के लिए किया जाता है। दुनिया भर में रोज ऐसा होता है और यह बताता है कि पायलट लापरवाह नहीं था। दूसरी लैंडिंग की तैयारी गो अराउंड के बाद विमान फिर से रनवे 11 की तरफ नीचे आता है। इस बार पायलट एटीसी को बताता है अब रनवे साफ दिख रहा है। इसका मतलब पायलट को लगता है कि अब वह सुरक्षित उतार सकता है। स्थिति पहले से बेहतर लगती है, लेकिन यहीं से हालत अचानक बदलने लगती है। 8:43 पर एटीसी पायलट को साफ शब्दों में कहता है रनवे 11 पर लैंड करे। आमतौर पर पायलट इस आदेश को दोहराता है ताकि एटीसी को यकीन हो जाए कि बात समझ ली गई है, लेकिन इस बार पायलट की तरफ से कोई रीडबैक नहीं आता। यह छोटी सी बात लग सकती है, लेकिन एविएशन में यह बहुत अहम मानी जाती है। इसके कुछ ही सेकेंडों बाद 8:44 पर एटीसी की नजर रनवे के पास लगी आग की लपटों पर पड़ती है। प्लेन रनवे से लगभग 100 से 200 मीटर पहले ही एक खुले मैदान में तेजी से गिरता है। टक्कर इतनी जोरदार होती है कि विमान तुरंत टूट जाता है, ईंधन फैलता है और आग की गोला बन जाता है। 8:45 से 8:48 के बीच प्लेन रडार से गायब हो जाती है। एटीसी से कोई जवाब नहीं आता। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखता है विमान एक तरफ झुकता हुआ बहुत तेजी से नीचे आता है और हवा में हल्का सा पलटता है और जमीन से टकराते ही पूरी तरह चकनाचूर हो जाती है। सबसे पहले तो यह बात समझनी जरूरी है कि हादसे का एग्जैक्ट कारण अभी तक सामने नहीं आया है। इस मामले की जांच AAIB और DGCA कर रही है। अभी जांच चल रही है, इसलिए किसी एक वजह पर पक्के तौर पर कुछ कहना सही नहीं होगा। ब्लैक बॉक्स क्या बताएगा? इस विमान में लगा ब्लैक बॉक्स जांच का सबसे अहम हिस्सा है। ब्लैक बॉक्स 2 चीजें रिकॉर्ड करता है: फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर, विमान की स्पीड, ऊंचाई, दिशा कंट्रोल, मूवमेंट, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, पायलट और को पायलट के बीच बातचीत, आखिरी पलों में क्या कहा गया। जब इन दोनों की जांच पूरी होगी तभी साफ पता चलेगा कि आखिर कुछ सेकंड पहले असल में हुआ क्या था। संभावित कारण क्या हो सकते हैं? जांच एजेंसी फिलहाल कुछ संभावित कारणों पर ध्यान दे रही है। नंबर 1, पहली लैंडिंग में रनवे ना दिखना। पहली बार जब पायलट ने लैंडिंग की कोशिश की तो उन्हें रनवे साफ दिखाई नहीं दिया, इसलिए उन्होंने गो अराउंड किया। यह कोई गलती नहीं थी बल्कि एक सही और सुरक्षित फैसला था। लेकिन इससे यह जरूर पता चलता है कि लैंडिंग के समय दिखने की स्थिति पूरी तरह आदर्श नहीं थी। नंबर 2, दूसरी कोशिश में विजिबिलिटी या कंट्रोल की समस्या। दूसरी बार लैंडिंग के दौरान संभावना है कि रनवे तो दिखा था लेकिन पूरी तरह साफ नहीं। या अचानक प्लेन का संतुलन बिगड़ गया या पायलट को कंट्रोल संभालने में बहुत कम समय मिला। ऐसे हालत में छोटे प्लेन जल्दी कंट्रोल खो सकती है। नंबर 3, तकनीकी खराबी की संभावना। जांच में यह भी देखा जा रहा है कि कहीं प्लेन में कोई तकनीकी खराबी तो नहीं आई, जैसे इंजन में अचानक समस्या, कंट्रोल सिस्टम में खराबी या लैंडिंग के समय कोई सिस्टम ठीक से काम नहीं करना। अभी इन बातों की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जांच में इन्हें जरूर देखा जा रहा है। नंबर 4, पायलट की गलती। इस सवाल पर जांच एजेंसी बहुत ही सावधानी से बात कर रही है, क्योंकि पायलट बहुत अनुभवी था। उसके पास हजारों घंटों का उड़ान अनुभव था। वो नया या ट्रेनिंग पायलट नहीं था, इसलिए अभी पायलट एरर का सीधे जिम्मेदार नहीं माना जा रहा। नंबर 5, प्लेन पुराना होना। यह प्लेन करीब 16 साल पुराना लियर जेट था। जांच में यह भी देखा जा रहा है कि क्या पुराने प्लेन होने से सिस्टम में कोई लिमिटेशन थी, क्या इसमें नए जमाने कुछ एडवांस सिस्टम मौजूद नहीं थे। नंबर 6, साजिश या तोड़फोड़। इस मामले में एक बात साफ कर दी गई है कि अभी तक किसी भी तरह की साजिश का कोई सबूत नहीं मिला है। वरिष्ठ नेताओं और एविएशन मंत्री ने कहा है कि यह मामला एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा, प्योर एक्सीडेंट लगता है। हादसे की जांच अभी चल रही है। ब्लैक बॉक्स से असली वजह सामने आएगी। अभी कई संभावनाओं पर काम हो रहा है। किसी एक व्यक्ति या कारण को अभी दोषी नहीं ठहराया गया है। फिलहाल इसे एक दुर्घटना मानकर चल रहा है। हादसे की खबर मिलते ही इमरजेंसी और रेस्क्यू टीम तुरंत मौके पर पहुंची, लेकिन आग और नुकसान इतना ज्यादा था कि किसी भी इंसान को बचाया नहीं जा सका। अजीत पवार का अंतिम संस्कार 29 जनवरी को बारामती के राजकीय सम्मान स्टेट ऑनर के साथ किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और शरद पवार सहित कई बड़े नेताओं ने इस हादसे में गहरा शोक व्यक्त किया। महाराष्ट्र सरकार ने 3 दिन तक राजकीय शोक घोषित किया। राजनीतिक रूप से भी यह एक बहुत बड़ा नुकसान माना जा रहा है, क्योंकि बारामती अजीत पवार का सबसे मजबूत राजनीतिक क्षेत्र था। दोस्तों, यह एक बहुत दुखद और दर्दनाक हादसा था। यह घटना में याद दिलाती है कि एविएशन जैसे सुरक्षित मानी जाने वाली तकनीक भी एक छोटी सी चूक बड़ी कीमत ले सकती है। और इस हादसे में जान गंवाने वाले सभी लोगों के परिवार के साथ हमारी गहरी संवेदनाएं हैं। अगर आप इस मामले से जुड़े और अपडेट या जानकारी चाहते हैं तो कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।